आनंदपुर गांव में धर्म नाम का एक मुफलिस शख्स रहता था। वो रोज दूसरे गांव में काम करने के लिए जाता था। ए जी, आपका खाना तैयार है और रास्ते में ऋषभ को भी मेरी बहन के घर छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्यों? आज रश्मि की सालगिरह है। बाजी ने कहा था ऋषभ को सुबह सुबह ही भेज देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। और आप भी जल्दी आ जाइएगा। हम भी शाम को बाजी के घर जाएंगे, वहाँ दावत है। ठीक है, तुम कोई खिलौना खरीद लेना। बच्ची को तो कुछ देना ही होगा ना। ठीक है, ले लूंगी। धर्म ऋषभ को लेकर घर से चला गया। उसने ऋषभ को कब्ल सुधा की बाजी के घर छोड़ा। चाय वाय पिएंगे? नहीं नहीं बाजी, अभी काम के लिए देरी हो रही है। हम शाम को आते हैं आराम से। ठीक है। धर्म वहां से अपने काम पर निकल गया। धर्म एक गोदाम में मुलाजमत करता था। धर्म, तुम्हारे काम से मैं बेहद खुश हूँ। आज से तुम इस गोदाम के सुपरवाइजर हो। शुक्रिया मालिक। इस तरक्की के तुम हकदार हो धर्म। तुम हो ही इतने मेहनती। आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। धर्म की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उस शाम वो घर में मिठाई लेकर गया। अब ये किस खुशी में? मेरे सुपरवाइजर बनने की खुशी में। अब से मेरी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। हकीकत में? हकीकत में। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ सुधा। मैं भी। ये मिठाई हम बाजी के घर ले चलते हैं। वहाँ सारे रिश्तेदार भी होंगे, उन सब में बांट देंगे। ठीक है। और तुमने कोई तोहफा लिया या नहीं? ले लिया। और देखिए, मैं तैयार भी हो गई। आप भी तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। ठीक है। धर्म ने कपड़े बदल लिए और फिर दोनों सालगिरह की दावत में चले गए। बाजी के घर में अच्छी खासी सजावट थी और कई मेहमान भी बैठे हुए थे। तुम दोनों का ही इंतजार हो रहा था केक काटने के लिए। आओ आओ। उनके आते ही बच्ची का केक काटा गया। सब बेहद खुश थे। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। बाजी, सबकी थालियों में ये मिठाई भी डाल देना। ये किस खुशी में? हमारे सुपरवाइजर बनने की खुशी में। अरे वाह! सुधा और धर्म के रिश्तेदार और खुश हो गए। साड़ू साहब, आपने तो खुशियां दुगनी कर दी। माता रानी, हम सब पर ऐसे ही करम बनाए रखना। माता रानी का शुक्रिया अदा कर सभी ने खाना शुरू कर दिया। धर्म और प्रदीप एक साथ बैठे थे। साड़ू साहब, अब आपकी पगार में भी इजाफा हो गया होगा ना? हाँ, तो अब खुद का घर ले ही डालिए। सोचा तो है, लेकिन देखते हैं। मैंने यही गांव के बाहर एक जमीन देखी है और आपको भी लोन मिल जाएगा। हम दोनों वहां जमीन खरीद कर वहां 2 घर की तामीर कर सकते हैं। जमीन का दाम भी कम है। मैं गौर करूंगा। जरा जल्दी गौर कीजिए। फरोख्त करने वाले को जरा जल्दी है। ठीक है। और अगर आप राजी होते हैं तो लोन की मत सोचिए। मेरा एक दोस्त बैंक में है, वो मेरे साथ आपका भी लोन मंजूर करवा ही देगा। ठीक है, मैं आपको कुछ रोज में बताता हूँ। दावत खत्म हुई और धर्म अपने खानदान के साथ अपने घर लौट आया और लौटते ही उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। तुम क्या कहती हो सुधा? अगर जीजाजी कह रहे हैं तो सही ही होगा। वैसे भी बाजी कई माह से कह रही थी कि वो लोग खुद का घर बनाने वाले हैं। लगे हाथों हमारा भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हाँ बोल ही देता हूँ। अब्बा, हमारा खुद का घर होगा। हाँ बेटा। मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। हाँ हाँ जरूर। धर्म बेहद खुश था। एक ही रोज में उसे तरक्की भी हासिल हुई थी और उसका घर बनने की बात भी चल रही थी। अगले ही दिन धर्म ने प्रदीप को हाँ बोल दिया और फिर शुरू हो गई कागजी कार्रवाई। दोनों का लोन मंजूर हो गया और वो जमीन प्रदीप और धर्म के नाम पर रजिस्टर भी हो गई। और फिर दोनों ने अपने अपने घर की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया।
तकरीबन 3 माह में उन दोनों के घर की तामीर हो गई। अब दोनों ही बेहद खुश थे। गृह प्रवेश हुआ, पूजा हुई और वो लोग नए घर में रहने आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रोज सरकारी अफसर उनके घर पर आया। ये घर गैर कानूनी है, ये लीजिए इत्तलानामा। लेकिन साहब, हमने तो ये जमीन खरीदी है, वो भी लोन पे। वो सब हमें नहीं मालूम। 1 साल कबल इस जमीन का सरकारी होने का ऐलान कर दिया गया था। ये देखिए, अखबार में इश्तिहार भी आया था। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हमने तो दामजी भाई से ये जमीन खरीदी है, वो भी लोन पे। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को बैंक ने लोन कैसे दे दिया। किसी भी मुतनाज़ा जमीन पर लोन नहीं मिलता। प्रदीप ने अपने दोस्त को पैसे खिलाए थे लोन कराने के लिए, लेकिन अब वो उस बात पर अफसोस कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि जो जमीन वो खरीद रहा है वो सरकारी है। सभी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। उन लोगों ने अपना खुद का घर खरीदने की फिराक में न जाने क्या क्या किया। अब क्या होगा? तुम लोगों को यह जमीन खाली करनी होगी, और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो बुलडोजर चलेगा। कुछ रोज तक धर्म और प्रदीप सोचते ही रहे कि वो क्या करें। यकायक एक रोज सरकारी बुलडोजर उनके घर तक आ ही गया। आप लोगों को कब्ल ही इत्तलानामा दे दिया गया था। आपने घर खाली नहीं किया, तो अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं जनाब, मेहरबानी कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, रहम कीजिए। हम 1 माह की मोहलत देते हैं। सरकारी बुलडोजर लौट गया और प्रदीप और धर्म वकील के पास दौड़े। अब इसमें हम बस दामजी भाई पर केस कर सकते हैं, लेकिन केस का नतीजा कब आएगा वो बता नहीं सकते। और लोन? केस करने से लोन की किश्त तो रुक जाएगी, लेकिन पक्का बोल नहीं सकते कि आगे घर या पैसा पूरा वापस हासिल होगा या नहीं। लेकिन दामजी भाई ने हमें धोखा दिया है। आपकी भी गलती है। अगर आप बैंक में रिश्वत नहीं देते तो वो लोग ठीक से जांच करते और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता और आपको इसका इल्म कब्ल ही हो जाता। फिलहाल हम दामजी भाई पर जालसाजी का केस दर्ज करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। वकील ने स्टे ऑर्डर निकलवा लिया। दामजी भाई के खिलाफ जालसाजी का केस चलता रहा। वक्त गुजरता रहा। 10 साल गुजर गए। अब तक कोर्ट में केस चल ही रहा था। अब तक प्रदीप और धर्म को अपने हक का घर नहीं मिला था। उनके साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ। ऐसे ही कई लोगों के साथ फरेब हो जाता है। प्रदीप और धर्म के घर तो बुलडोजर से बच गए। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती।